नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीजे और आप सुन रहे हैं होरो पॉडकास्ट। मेरे यानी टीजे के साथ सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं टिंकू जंगिल आप सभी के लिए एक और नई आप बीती शिवराज जी के माध्यम से सुना रहा हूं। यह कहानी मेरी बहन की है। गोपनीयता की वजह से मैं उसका नाम और जगह का नाम यहाँ नहीं बता पाऊंगा। वह मेरे किसी रिश्तेदार की बेटी है और वह उम्र में काफ़ी छोटी होने और हम भाइयों में कोई बहन न होने की वजह से बहुत ज़्यादा लाडली भी है। उसे मैं यहाँ छोटी इस नाम से ही पुकारूंगा। बात आज से लगभग 5 या 6 साल पुरानी है। तब वह स्कूल में पढ़ा करती थी। नवरात्रों के बाद की बात है। उसके स्कूल के कुछ बच्चों का ग्रुप टीचर्स के साथ किसी जगह कैंपिंग के लिए जाने वाला था। कुछ 15 से 20 बच्चे और 6 टीचर्स। घर से उसे जाने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं दी जा रही थी, पर फिर भी वह घर वालों को मनाकर परमिशन फॉर्म पर सिग्नेचर करवा के कैंपिंग के लिए अपने स्कूल ग्रुप के साथ चली गई। उस दिन उन्होंने जगह जगह बहुत घूमा और रात के समय कहीं पर कैंपिंग के लिए रुक गए। वहां देखा तो और भी बहुत से स्कूलों के बच्चे और टीचर्स भी अलग अलग जगह से आए हुए थे। सबके कैंपिंग का अपना अपना दायरा था। रात में खाना खाने के बाद छोटी अपनी 3 सहेलियों के साथ भूतों की आवाजें निकालते हुए सबके कैंप के पास जा जाकर सभी को डरा रहे थे। सभी मस्ती कर रहे थे, पर कुछ देर बाद बीच रात में एक लड़की उनके पास आ गई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तब उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम दूसरे स्कूल के हो? तो उसने बस हाँ में सर हिलाया। फिर क्या था, सब आपस में मस्ती करते रहे, पर टीचर्स के डांटने पर वह चारों भी अपने कैंप में सोनी चली गई। पर वह लड़की कब कहाँ चली गई उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि टीचर्स की डांट सुनकर वह लड़की भी अपने कैंप में चली गई होगी। उसके बाद छोटी जब घर आई तो कुछ दिन बाद उसका बर्ताव घर में बदला हुआ था। उसकी मम्मी बताती थी कि वह चुपचाप बैठी रहती है, ज्यादा बात नहीं करती, कभी कहीं खोई हुई लगती है, खाना समय से नहीं खाती और उसे हमेशा बुखार रहता है। रात बार बार डर के उठ जाती है। अब बात ऐसी है कि छोटी और उसकी मम्मी उनके घर में अकेले रहते हैं। उसके पिता की नौकरी बाहर जिले में है और भाई भी दूसरे शहर में पढ़ाई करता है। यह बातें वो मुझसे अक्सर शेयर किया करती थी, तो मैं कहता था कि शायद वह बीमार होगी या फिर कैंपिंग के समय किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा। पर उसकी मम्मी का कहना था कि ऐसा उन्हें नहीं लगता। ऐसा मुनासिब भी था, क्योंकि छोटी बहुत ही चुलबुली, खुश मिजाज और बात नहीं है। मैं भी दिवाली की तैयार में लगा हुआ था, तो इसलिए मैं उनके घर जा नहीं पाया। मैंने उनसे कहा कि मैं दिवाली के बाद भाई दूज के दिन घर आ जाऊंगा। ऐसे ही समय बीता और भाई दूज के दिन मैं कुछ दिन ठहरने के मन से उनके घर चला गया। पर उस वक्त छोटी में मैंने कोई अजीब बात नहीं देखी। बस उसकी आंखों के आसपास काले घेरे पड़ गए थे और वह कमजोर लग रही थी। बाकी उसका व्यवहार एकदम सामान्य था। मैंने उसे छूकर नहीं देखा था और ना ही उसकी ऐसी कोई जांच की थी। बातों ही बातों में मुझे छोटी की मम्मी ने बताया, ये कुछ दिनों से घर में किसी होने की बात कर रही है। कभी कहती हैं कि घर के हॉल में कोई है, कभी छत में कोई है। अब ये पूजा पाठ भी नहीं करती। शाम होने पर जब मैं दिए जलाती हूँ तो ये मुझे दिए नहीं जलाने देती, जबकि हर दिन छोटी बिना बोले सुबह शाम पूजा पाठ और दिया बत्ती कर दिया करती थी। मैंने छोटी को बुलाकर पूछा तो उसने मुझे ये बताया, भैया एक रात की बात है, मैं मम्मी के बाजू में सो रही थी, तब बिजली चली गई थी। सारे घर में अंधेरा था कि शुक शुकात की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। अचानक मुझे कहीं से घुंघरू की आवाज़ आने लगी। शुक शुकात और पायल की आवाज़ लगातार आती रही। वह आवाज़ जैसे मुझे नींद से जगाना चाहती। मैं एक करवट सोई हुई थी। मैंने टटोल कर अपना फ़ोन उठाया और फ्लैशलाइट जलाई। हल्के उजाले में देखा कि अलमारी के ऊपर एक औरत बैठी है। उसके बाद उसके चेहरे पर वो काली साड़ी में अलमारी के ऊपर आगे बाजू झटका हुए पैरों को हिलाया। मैंने लाइट जब उसकी तरफ की तो हंसते हुए अलमारी से नीचे सीधे और मैंने डर कर मम्मी को जगाया और उसे सब बताया कि शायद मैंने कोई कुछ देर बाद उसकी पूरी जांच की, पर घर में किसी भी गलत शक्ति शायद आधी रात
कुछ मुंह से बोल नहीं पा रहा था। अचानक कोई मेरा गला दबाने लगा। हल्की खुली आंखों से देखा तो वह एक औरत थी, जिसके बाद उसके चेहरे से लटकते हुए मेरे मुंह के सामने गिर रहे थे। उसकी खुरदुरा हाथ और मैं अपने गले में महसूस कर पा रहा था। उसके हाथ में मेरे सीने पर बैठी हुई थी। मैं झटपट आना चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था। बार-बार गले को मजबूत करती थी और फिर अपनी पकड़ ढीली कर देती। उसके मुंह से बस इतनी ही आवाज आ रही थी और मुझे थोड़ा सांस लेने देती और फिर गला जोर से दबाती। मैंने अपनी इष्ट का इरादा सुन लिया और बहुत ज्यादा कोशिश कर टूटी फूटी आवाज ही पुकारा, माँ माँ। तब ये दृश्य देखा तो माया थी ऐसा मैं नहीं जानता, पर मैंने अपनी बोझल आंखों में ही एक अद्भुत दृश्य देखा कि उनके घर के मुख्य दरवाजे से उनका शरीर ऊंचा पुष्ट और बलवान था। वो हॉल से गुजरते हुए कमरे को पार करते हुए उस जगह तक चली आई जहां मैं सोया हुआ था। आपको इमेजिन करने के लिए बता दूं कि जैसे हमने तमिल मूवीज में देखा है कि कोई दिग्गज महिला क्रोध में पलटते हुए दरवाजे पर हाथ को ठोककर बड़े प्रताप के साथ चलते हुए अपना पल्लू कंधे पर डालती है, ये लगभग वैसा ही दृश्य था। खुले घुंघराले बाल और चलने का तरीका किसी चेतावनी की तरह, और वह कंधे पर पल्लू लेना, इससे ज्यादा उस दृश्य के विषय में कुछ याद नहीं। न चेहरा, न शरीर या कपड़ों का रंग। वो ऊर्जा मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि वो जो भी मेरे सीने पर बैठी थी वो उछलकर बंद खिड़की से बाहर कूद गई। मैं अभी भी निस्तेज पड़ा हुआ था। वह स्त्री बस एक शब्द कहकर वापस बाहर की तरफ चली गई। करण कामिनी उनके जाने के बाद मुझे अपने शरीर में हलचल महसूस हुई, पर मैं रात भर सो नहीं पाया। करण कामिनी, ये क्या है? ये सोचते हुए कुछ देर में बिस्तर पर पड़ा रहा और बाहर अंदर से सुबह दरवाजे पर एक छोटी जब तक मैं वापस ना इस धागे को खोला। मैंने रात में महसूस किया कोई बात छोटी मैं नहीं चाहता था कि उनके मन में किसी तरह का डर बैठ जाए। आज कार्तिक शुक्ल पक्षी की एकादशी और मुझे घर वापस जाना जरूरी था। फिर मैंने छोटी या उसके सब कुछ साधारण था तो मैं घर आ गया। मैंने उसे कहा निकल गया गाड़ी से उतर कर एक ही बात कर रही थी कि तू बस घर आ जा। मैंने अपना बैग मंदिर में रखा, कुछ दिन पड़े ऐसा सामान अपने छोटे बैग में रखा और अपने शिष्यों से कहा कि आज की पूजा तुम संभालो, मैं वापस आ जाऊंगा। मैं जब उनके घर के अंदर गया कि छोटी दीवार के कोने में नोच रही थी और मुझे मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे के बाजू से भी दिखती उसकी मुस्कुराहट ज्यादा हंसी वाली नहीं थी। उसे आवाज दी भी नहीं। छोटी ने उसकी मम्मी से कहा, भैया ने जो हाथ में धागा बांधा है वो गलत कर रहा है। पर उसकी मम्मी ने उसे खोलने से मना कर दिया। बर्तन साफ करते हुए उसने जाने का उस धागे को खोल दिया और तब छोटी की बहन ने उसे पीछे से आवाज दी कि छोटी बाकी के साफ हुए बर्तन अंदर आ गए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया न देने पर छोटी की मम्मी उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उससे कहा, क्यों रे बड़ी सयानी हो गई है, क्या सुनाई नहीं देता? और तब छोटी ने कहा, अरे मम्मी जोर से बोलो ना, बस होठ क्यों हिला रही है, थोड़ा जोर से बोलो ना। क्या बात है? और बस क्या था? छोटी को उन्होंने घर के अंदर लाया, देखा तो हाथ में धागा नहीं। फिर उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह दौड़कर कमरे के किनारे दीवार से सर लगाकर नाखून से दीवार को कुरेद लगी और जब भी उसकी मम्मी उसे पुकारती थी तो वह अजीब तरह से बस ऐसी आवाज कर दे उसके कानों में। जब तीर्थ का पानी छिड़काव किया तो वह चीखती थी, रोती थी, तड़पने लग जाती
बर्ताव करते हुए कहती, "मैं चाहूंगी इसने मुझे अपने साथ खेलने को बुलाया है। ये मेरी सहेली है।" पर जब मैंने छोटी सी बात पकड़ी तो उसका शरीर कांपने लगा। जब मैं उसे अपने पीछे लगा तो वह मेरे हाथ में आकर उसे खरोच लगी। मेरे हाथ को काटने लगी। पर जैसे तैसे मैं उसे पूछा करती, मैं पहले ही अपने दरबार से कुछ सामान साथ लेकर आया था। उसने कुछ तंत्र मंत्र की चीजें, कुछ जड़ीबूटियां और कुछ मांस की चीजें। उसने बरसों से नवरत्न की अखंड ज्योति का तेल भी था, जो नवनीत का तेल होता है। जैसे पारलौकिक परेशानी होता है। मैंने तेल को उसे सिखाया था। तेल उसे मछली की तरह फड़फड़ाता और चीखता। मैं अकेला उसे संभाल नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने दरबार से कुछ लोगों को उसे पकड़ने के लिए कहा। प्लीज मुझे गले से कुर्रा रहा है। मैंने उसे कहा, "तो सुन रही है?" मुझे आवाज आई। उसका आवाज कैसे जा रहा था? मुझे कुछ सुनाई नहीं। धीरे बोलोगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगी? मैंने सच्चाई की जांच करने के लिए उसकी आंखों में पट्टी बांधी और अचानक उसके कान के पास एक थाली को जोर से पीटा। बर्तन की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, पर छोटी की कोई प्रतिक्रिया, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। बार-बार जांच करने पर मैं संतुष्ट हो गया कि उसे सच में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैंने उसकी पट्टी खोली। मैं उसके कान के पास चला और फुसफुसाना में कहा, "मैं जानता हूँ कि तू उसके क्यों है ना?" तभी अचानक छोटी बहुत गुस्से से बोल रहा है, मुझे भूल गई। वो तो मेरी बहन थी। उसका चेहरा हाव-भाव से बदल चुका था। मैंने फिर उसके कान में कहा, "मुझे पता है कि वो करने वाला है।" तो वो फिर से खुद को छुड़ाते हुए मुझे देखने लगी और गंभीरता से मुस्कुराने लगी। और तब उसने कहा, "ये मेरी सहेली है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हमारे बीच में कोई आया, मैं इसे मार दूँ।" फिर जब मैंने उसे छोड़ने के लिए कहा तो वो पालती लगाकर मेरे सामने बैठ गई और एक की आवाज करते हुए अपने सर को गोल-गोल घुमाने लगी। जब भी मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता तो मुझे नाखूनों से मार देती, दांतों से काट देती। अब तो वो मुझे खुद को छूने भी नहीं दे रही थी। मैंने आज तक अपनी उम्र से ज्यादा भूत प्रेत उतारे हैं, पर कहते हैं ना, जब कोई अपना सामने हो तो दिग्गज से दिग्गज के भी हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। और यह तो मेरी छोटी लाडली बहन है। मैं जब जब उसके कान में मंत्र पड़ता तो वह तड़पने लग जाती और रोने लगती। कभी रोते हुए कहती, "भैया कानों में तेज दर्द हो रहा है, लगता है कान और मेरा सर फट जाएगा।" पर जब मैं चुप हो जाता तो वह अजीब तरह से खिलखिलाती हुई मुझे देख हंसने लग जाती। मैंने बाकी लोगों को उसे छोड़ने के लिए कहा और फिर उससे पूछा, "तुझे क्या चाहिए?" तो वह बस बोलती और ना मैं सर हिलाती। पर अब मुझे उस आत्मा पर बहुत गुस्सा आने लगा था। चाहता तो हमेशा की तरह एक दो तरीके आजमाकर उसे शरीर से उतार देता, पर मैं लाचार था, क्योंकि वह बार-बार ऐसा करने पर मेरे गले से तकलीफ दे रही थी। अब उसके कान से हल्का धुआं आने लगा। उसे सुनाई नहीं दे रहा मुझे बताना, पर मैंने पूरे विश्वास से उसे कहा, "छोटी मेरा साथ है।" बस कुछ भी नहीं। और फिर मैंने उसे अपने पास खींचकर उसे गले लगा लिया ताकि उसका कान एकदम और लगातार बस कभी मुझे नाखूनों का खरोच थी, जोर-जोर से जानता था कि किसी भी तरह की आत्मा का कुछ देर के लिए बुखार आता। उसके बाद मैंने होम मैंने उनके हाथ में धागा शरीर पर मम्मी ने मुझे बताया कि उसे धागा बहुत जलन कर रहा था, तो शायद उसने धागा खोल दिया हो। उसके कुछ देर बाद छोटी में ही अजीब तरह से बड़बड़ाने लगी, तो मैं उसके सिरहाने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने लगा और उसके थोड़ी देर बाद वो अचानक से उसने मुझे बताया कि छोटी को वही लड़की फिर से दिखाई दी, फिर उसका रूप बदल गया। वह उसी
अपने घर चली जा। तब छोटी अचानक से उसका बुखार दूर कर चुका। फिर भी मैंने रात में उसकी और तब जाकर महसूस हुआ कि अब सब कुछ नॉर्मल है। जैसे अलग मसाले होती है, जिसे पेट की ठंडी को मसाले भी कहते हैं, वैसे ही तरह तरह के काम होते हैं जो आंखों, नाक, कान से कंधे पैर जैसे अंगों पर बैठ जाए तो वह पीड़ित को परेशान कर देती है। मैंने शिवराज जी के माध्यम से एक मित्र की कहानी और सुनी है, जिसमें एक मित्र की माता के कंधे पर चुड़ैल जैसी कोई आत्मा बैठ जाती है और ऐसी भला को हमारे क्षेत्र में कंधा कामनी भी कहते हैं। कुटी कामन, छोटी कामन, छोटी कामन भूमि होता है, के लिए उसे रखा जाता है। मैं जल्द ही अगली बार वह शिवराज जी के माध्यम से फिर से सुनाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 2 कॉम्बिनेशन में चला रहा हूँ, तो एक वीडियो तो मैंने पहले ही अपलोड कर दी और दूसरी वीडियो आने वाले रविवार या सोमवार को अपलोड हो जाएगी। और अगर हो सका तो अगले हफ्ते फिर से एक छोटी कहानी लाने की कोशिश करूंगा। बाकी रेगुलर कहानियां जल्द ही आनी शुरू हो जाएंगी। आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं बड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।